जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। हमने पूर्व की क्लासों में इस सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं से अपने आप को राब्ता करा लिया, मतलब हम जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों विशेष है सभी सभ्यताओं में और उसमें क्या क्या खासियत है, उसकी सभी खासियतों से हम वाकिफ हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं समझने, जैसे हमने समझा था वहां पर लास्ट क्लास में हमने वाणिज्य व्यवस्था समझ लिया, हमने वहां के लोगों की व्यापार क्या है, ये सारी चीजें समझ ली। अब हम चल रहे हैं धार्मिकता को समझने। एक समाज की धार्मिक क्रियाकलापों को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हर एक समाज पे धर्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। समाज का जो पथ प्रदर्शन होता है उसमें धर्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। धर्म के अनुसार भी कभी कभी समाज चलता है। समाज के चलने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है और समाज को संगठित करने में, एकजुट करने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। वास्तविक तौर पर धर्म का काम ही है समाज को संगठित करना। समाज में विभेद पैदा करना धर्म का काम नहीं है। समाज को संगठित करना, एकजुट करना ही धर्म का काम है। तो अब हम आज चल रहे हैं समझने और जानने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक आचरणों का अनुसरण करते थे और वो किस प्रकार से अपने ईश्वर की आराधना करते थे, वो किस प्रकार के ईश्वरों की पूजा करते थे, उनकी उपासना पद्धति क्या थी, वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाते थे। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी वासियों की उपासना पद्धति को। तो आप सब वाकिफ हो चुके हैं बहुत अच्छे से व्यापार के संबंध में। आर्थिक दशा आपने जान ली है वहां की, आपने वहां की सामाजिक दशा भी जान ली है। अब हम चल रहे हैं वहां की धार्मिक दशा को समझने। सिंधु सभ्यता की खुदाई में ऐसे कोई विशेष वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है या साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर तात्कालीन धर्म का निश्चित स्वरूप आंका जा सके। मंदिर, धर्म स्थलों तथा लिखित साक्ष्य के अभाव में सभी निष्कर्ष केवल मात्र अनुमान पर ही आधारित हैं। जो भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब कुछ पर है, ये सारी चीजें अनुमान पर है, इमेजिनेशन पर है कि हम अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि वहां पर हम आज तक वहां की भाषा, जो वहां की चित्रात्मक लिपि है, आज तक हम उस चित्रात्मक लिपि को डिकोड नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रवृत्ति पर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम उस पर ये कदापि नहीं कह सकते कि ये श्योरिटी है कि यही हुआ है, ये हम कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अनुमान है कि इस प्रकार से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और इस प्रकार की धार्मिकता का वो आचरण करते थे। ये हमारा क्या है? अनुमान। हम श्योर नहीं है। ये बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। आज के धर्म के साथ उनका लिंकअप था या नहीं, ये सिर्फ हम अनुमान लगाएंगे, हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। मंदिर, धर्म स्थलों तथा लिखित साक्ष्य के अभाव में सभी निष्कर्ष केवल मात्र अनुमान पर ही आधारित हैं। फिर भी प्राप्त सामग्री से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में धर्म का विकास हो चुका था और उस समय बहुदेववाद और प्रकृति पूजा भी प्रचलित थी। यहाँ के लोग बहुदेववाद में भी विश्वास करते थे और प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति की मतलब पेड़ पौधे, पानी, इन सब की उपासना करते थे। पूजा पाठ इन्हीं चीजों की करते थे। वो आज के समान उनकी पूजा मंदिर में ना होकर वो पेड़ की पूजा कर लेते थे, वो आकाश की पूजा कर लेते थे, वो धरती की पूजा कर लेते थे। उनकी पूजा प्रकृति पूजा ज्यादा थी। प्रकृति की पूजा वहां पर ज्यादा होती
थी। आज जिस प्रकार से हम ईश्वर का हमने एक रूप मान लिया है, उस प्रकार से वो ईश्वर का रूप मानकर उपासना नहीं करते थे, वो प्रकृति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते थे। जिसमें पहला नाम ही आएगा, संक्षेप में हड़प्पा संस्कृति के धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी अर्थात पृथ्वी की उपासना। मातृ देवी जब मैं कहूंगा तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मातृ देवी मतलब इसका संबंध पृथ्वी से है। इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से, आपकी अर्थ से। ठीक है, आपकी पृथ्वी से है इसका संबंध। जब भी मैं मातृ देवी कहूंगा तो इनका संबंध पृथ्वी से है। ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्यों करते थे? क्योंकि देखो, इनका मानना था कि जीवन की उत्पत्ति मां से हुई है और जीवन समाप्त भी मां की गोद में होगा, इसीलिए मां सबसे पहले है। क्यों? क्योंकि इंसान का जन्म भी मां से ही होता है और पालन पोषण भी इंसान का कौन करती है? मां ही करती है, अर्थात धरती मां। धरती मां ही हमें सब कुछ देती है और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, क्योंकि उनका मानना है कि जीवन का प्रारंभ मां से है और मां ही जीवन की पालन धारक भी है, क्योंकि जीवन की पालन हारत भी वही है। इसीलिए अगर सबसे ऊपर कोई है, देवतुल्य है कोई, तो वो है मां, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी सबसे ज्यादा देवतुल्य है। सबसे ज्यादा उपासना अगर किसी की होनी चाहिए, पूजा पाठ किसी की होनी चाहिए, तो वो किसकी होनी चाहिए? पृथ्वी माता की। तो यही है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मातृ देवी से दो माताओं को संबंध जोड़ा जा रहा है। एक हमारी माता जो हमें जन्म देती है, एक वो माता जिसका हम खा खाकर इस धरती पर जीवित रहते हैं। पृथ्वी माता अथवा हमारी खुद की माता जो हमें जन्म देती हैं, इस संसार में लाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों का संबंध, एक जीवन को जीवन दे रही है और दूसरा हमारे जीवन को सस्टेन कर रही है। तो इन दोनों का संबंध है मातृ देवी से। ठीक है, तो और मैंने पहले बता दिया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पितृ सत्तात्मक ना होकर मातृ सत्तात्मक समाज में रहते थे। वहां पर घर का हेड कौन होता था? माता होती थी, ना कि पिता। समझ में आई? आगे सुनिए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देवियों की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें विद्वानों ने मातृ देवी अथवा प्रकृति देवी की मूर्तियां माना है। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जिससे विद्वानों ने पृथ्वी देवी का प्रतीक माना है। जिसे विद्वानों ने क्या माना है? पृथ्वी देवी का प्रतीक। तो ये आपका प्रश्न आएगा, ये प्रश्न हिस्ट्री में आता है इस चैप्टर से कि मातृ देवी के चित्र के प्रतिमा के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या संकेत देने का प्रयास किया है। तो इसमें दो गौण संकेत छिपे हुए हैं। मनुष्य जीवन की उत्पत्ति का भी है और जीवन को सस्टेन करने वाली इस धरती माता का भी संकेत इसी के माध्यम से दिया गया है। तो दो संकेत हैं इसमें, दोनों संकेतों को आपको समझना है और आपको अपने आंसर में लिखना है। अब आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी कि कैसे उत्तर लिखा जाता है। पहले दो चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस के कराए गए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन मेरा मन करेगा, मेरा जिस दिन पढ़ाने का मन नहीं करेगा, उस दिन मैं लिखने के लिए दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक, आगे सुनिए। शिव की पूजा ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन जिस रूप में आज हम करते हैं वो उस रूप में नहीं करते थे। उनके समय काल में शिव की पूजा एक अलग पद्धति से होती थी। सुनिएगा, शिव की पूजा अनंत काल से हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। सिंधु घाटी में भी शिव की पूजा होती थी। त्रिमुखाकृति, योगासन,
तीन मुखों वाले, योग की आसन में, योग रूप में, ठीक है, पशुपति रूप, योगी मुद्रा आदि यह स्पष्ट करती हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी शिव के उपासक थे। तो इन सब मुद्राओं में मिली प्रतिमाओं के माध्यम से ये प्रमाणित होता है, ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की उपासना करते थे। क्या मिली है इनकी प्रतिमाएं, क्या मिली है प्रतिमाएं इन रूपों में, त्रिमुखाकृति में, योगासन में, पशुपति रूप में, योगी मुद्रा आदि यह स्पष्ट करती है कि सिंधु सभ्यता के निवासी शिव के उपासक थे। लिंग पूजा, ठीक है, जिस प्रकार से आज हम पूजा उपासना करते हैं शिवलिंग की, उसी प्रकार की यहाँ पर भी बताई गई है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में बहुतायत से लिंग प्राप्त हुए हैं जो सीप, पत्थर और मिट्टी के बने हैं। उत्खनन में प्राप्त छोटे आकार के लिंग का प्रयोग ताबीज में किया जाता रहा होगा, जबकि बड़े लिंगों को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जाता होगा। वर्तमान हिंदू धर्म में प्रचलित लिंग पूजा की प्रथा इन्हीं अनार्य सिंधु वासियों की देन मानी जाती है। तो आज जो हम शिवलिंग की उपासना करते हैं, इस शिवलिंग का संबंध यहीं से माना गया है, ठीक है। और आते हैं पशु पूजा, पशुओं की भी पूजा की जाती थी और जिस प्रकार से आज भी की जाती है, जिसमें हम गौ माता रख लेते हैं और भी बहुत सारे जानवरों की हम उपासना करते हैं, जैसे कि सांप की हम उपासना करते हैं। तो ये सारी चीजें सिंधु सभ्यता से ही चली आ रही हैं, कुछ भी हमने नया अडॉप्ट नहीं किया। अब आपको पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता का हिंदू धर्म से क्या इंटरलिंक है। अगर ये नहीं पढ़ता तो पता चल पाता, ये नहीं पढ़ोगे आप, इतिहास नहीं पढ़ोगे आप, तो आप अपनी जड़ें ही नहीं समझ पाओगे कि आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर आपको अपनी उत्पत्ति को जानना और समझना है तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। बिना इतिहास पढ़े आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी उत्पत्ति का प्रारंभ कहां से हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक सभ्यता नहीं है, एक समाज का पथ प्रदर्शक है हर प्रकार से, चाहे वो सामाजिक आधार हो, चाहे वो आर्थिक आधार हो, चाहे वो धार्मिक आधार हो, चाहे वो राजनीतिक आधार हो। आज हम जिस पद्धति पर चल रहे हैं, ये पद्धतियां हमने बहुत पहले से ही प्रारंभ करी है। अब पशु पूजा में क्या है, सिंधु वासियों में पशु पूजा का भी प्रचलन था। यहाँ पर वे उत्खनन में विभिन्न मोहरें मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। सिंधु वासी पशुओं की आकृतियों का संस्मरण करके उनकी मूर्तियां बनाते थे। इनमें से कुछ पशु अर्धमानव थे। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि प्रारंभ में देवताओं के साथ साथ कुछ पशुओं की भी पूजा होती थी। संभवतः बाद में धीरे धीरे पशुओं को देवताओं का वाहन मान लिया गया होगा। आज भी सिंह दुर्गा के, भैंसा यमराज के और हाथी इंद्र के वाहन के रूप में माने और पूजे जाते हैं। तो शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता में आपको अर्धमानव देखने को मिलते थे, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का, इस प्रकार का देखने को मिलते थे। तो ये माना जाता था कि सिंधुवासी जानवरों की भी उपासना करते थे और आज भी हमारे धर्म में जानवरों की उपासना हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी उपासना बंद हो गई है। गाय, गौ माता, इसका साक्षात आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे और कोई उदाहरण आपके सामने रखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे प्रत्यक्ष, सबसे प्रमाणिक उदाहरण पशुओं की पूजा का गौ माता है आपके सामने। अब आते हैं प्रकृति की पूजा, वृक्षों की पूजा। तो वृक्षों की पूजा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। आज भी हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये आज से नहीं, सिंधु सभ्यता से ही हम करते आ रहे हैं। सिंधु वासियों में वृक्ष पूजा दो रूपों में होती थी। प्रथम प्राकृतिक रूप में तथा द्वितीय प्रतीकात्मक रूप में। एक तो प्राकृतिक रूप में और दूसरा प्रतीकात्मक रूप में। जैसे हम तुलसी को किसका प्रतीक मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण की उपासना का रूप हम किसको मान लेते हैं? तुलसी जी को।
द्वितीय प्रतीकात्मक रूप में सिंधु घाटी में पीपल, नीम, खजूर तथा शीशम आदि की पूजा होती थी। खुदाइयों में प्राप्त कुछ मोहरों पर जानवरों, पशुओं और सर्पों को वृक्ष की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। बड़ और तुलसी भी पवित्र माने जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से ये लोग इन चीजों की भी उपासना करते थे, दो रूपों में, प्राकृतिक रूप में भी और प्रतीकात्मक रूप में भी, कि ये ईश्वर का दूत है। अब इसके बाद अग्नि, जल, सूर्य की पूजा भी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग अग्नि, जल की भी पूजा करते थे। खुदाइयों में प्राप्त वास्तविक तथा चक्र खुदाई हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनके पुरातत्ववेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के निवासी सूर्य की पूजा भी करते रहे होंगे। लोथल में हुए उत्खनन से पुरातत्ववेताओं ने ईंटों के छोटे छोटे घेरे प्राप्त किए हैं, जिनका उपयोग संभवतः अग्नि पूजा हेतु किया जाता होगा। जल या नदियों की पूजा के कोई साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं होते, परंतु जलकुंड आदि की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया गया है कि ये लोग किसी न किसी रूप में जल की पूजा करते थे। तो ये लोग जल की भी पूजा करते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अन्य धार्मिक प्रथाएं तथा विश्वास, जिस प्रकार से आज हमारे समाज में बहुत सारी धार्मिक प्रथाएं और विश्वास हैं, हिंदू धर्म में ही बहुत सारी धार्मिक प्रथाएं और विश्वास हैं, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिर्फ इन्हीं की पूजा नहीं, और भी अन्य प्रकार की पूजा पद्धतियों का अनुसरण किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ यही नहीं, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग पूजा, यही सारी पूजा, मात्र देवी की पूजा या फिर पशु पूजा, वृक्ष पूजा नहीं, और भी अन्य प्रकार की पूजाएं की जाती थी। जैसे आज भी टोटके, ये सारी चीजें है ना, तो उसी प्रकार की पूजाएं सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती रहती थी। अब आते हैं सिंधु घाटी की राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनीतिक दशा पर। देखो, मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार के शहर देखने को मिले हैं। एक आपका निचला शहर और एक आपका ऊपरा शहर। ऊपर वाला जो शहर है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक राजनीतिक व्यवस्था जरूर थी, जो पूरे समाज का राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व करती थी और पूरे समाज को नियंत्रित करने का काम करती थी। और जिस प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिल रही है, उससे ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बिना किसी सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के इस प्रकार की व्यवस्था कायम रख पाना संभव नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में निवास करते थे। उन पर कोई ना कोई रूल करने वाला व्यक्ति जरूर था, जो उनकी इन सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में और रूल रेगुलेशन को बनाए रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। तो आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा को, कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा। सुनिएगा और समझिएगा। राजनीतिक दशा, सिंधु घाटी की खुदाइयों में जहां तात्कालीन समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहां तात्कालीन राजनीतिक संगठन के संबंध में कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलते, परंतु फिर भी खुदाइयों में मिले एक प्रकार के भवन तथा नगरों में सफाई आदि की उत्तम व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक युग की भांति उस समय भी विभिन्न नगरों में परिषदों अथवा नगर पालिका जैसी संस्थाएं होंगी अथवा स्थानीय शासन प्रणाली होगी। जिस प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिली है, उस व्यवस्था को देखने के उपरांत हमें ये मानना ही पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था जरूर रही होगी, जो इन सब चीजों को मेंटेन करके रखती रही होगी। ये हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं उस चीज को
मेंटेन करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी का होना, एक रूलिंग बॉडी का होना, एक प्रशासनिक ढांचे का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश में, इस समाज में इतने जाहिल लोग हैं कि कानून होते हुए भी, जब आज तब भी कानून का पालन नहीं करते थे, तो अगर बिना कोई व्यवस्था के कोई लोग कानून का पालन करेंगे? संभव नहीं है। तो इस चीज से हमें ये प्रमाण मिल जाता है कि सिंधु घाटी के लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से एक गवर्निंग बॉडी से जुड़े हुए थे, जो उनके ऊपर शासन करती थी और उन्हें चलाती थी। ये बात हमें यहाँ जो व्यवस्था मिली है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। यहाँ जो हमें व्यवस्था मिली है उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाकर कह सकते हैं। सिंधु वासियों का राजनीतिक जीवन सुख और शांतिपूर्ण रहा होगा तथा उनमें राजनीतिक उत्तेजना तथा क्रांति अथवा विद्रोह की भावना नगण्य होगी। वे हिंसा, आक्रमण तथा संघर्ष से भी विरत रहते थे। इस सभ्यता की खुदाई में हमें गदा, कटार, बर्छी, भाला जैसे छोटे छोटे हथियार तो प्राप्त हुए हैं, किंतु ढाल, तलवार, कवच तथा सिर त्रांड आदि नहीं प्राप्त हुए। मतलब ये आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग लड़ाकू व्यक्ति कदापि नहीं थे। वो रक्षात्मक हथियार रखते थे, लेकिन लड़ाई वाले हथियार अपने पास नहीं रखते थे। वो बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही प्रेम मिदुल समाज था। सिंधु वासियों का समाज एक प्रेम मिदुल समाज था। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रखते थे। वो हथियार विहीन जीवन जीते थे। क्या? हथियार विहीन जीवन जीते थे। हथियार विहीन जीवन जीते थे। बस अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो छोटे मोटे हथियार अपने पास रखते थे। नहीं तो वो बड़े हथियारों का सृजन नहीं करते थे। इस बात को आप समझ लीजिए। आगे सुनिए। कुछ इतिहासकारों ने इसी कारण यह भी माना है कि विदेशी जातियों को सिंधु निवासियों की शांति प्रियता के कारण ही उन पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। विभिन्न इतिहासकारों ने इस युग की शासन व्यवस्था को मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन कहा है, जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथ में होती थी। मार्टिमियर ह्यूलर ने इसके राजनीतिक संगठन की तुलना सुमेरियन तथा मेसोपोटामियन सभ्यता से की है, जिसमें राज्य की सत्ता पुरोहित वर्ग के अधीन थी। परंतु इस मत को मानने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सिंधु घाटी के अवशेषों में कहीं भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था के स्वरूप के विषय में निश्चित रूप में कह पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ भी निश्चित कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर किसी भी प्रकार के मंदिर या किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल नहीं मिले हैं। खुदाई में हमें किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं मिले हैं, जिस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के हाथ में सत्ता थी। मतलब पूजा पाठ कराने वाले विद्वान लोगों के हाथ में सत्ता थी, ये कह पाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर कदापि मंदिर या फिर किसी भी प्रकार के पूजा स्थलों का प्रमाण नहीं मिलता है। अधिकांश विद्वानों का यह विचार है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी और इस विशाल क्षेत्र की उचित शासन व्यवस्था हेतु 2 राजधानियां या शासन केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से प्रथम अर्थात हड़प्पा उत्तरी क्षेत्र का केंद्र था, जबकि मोहनजोदाड़ो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। यह मानने का प्रमुख कारण यह है कि इन दोनों नगरों के उत्खनन से दुर्ग या गढ़ी का अस्तित्व प्रकाश में आया, जिसको प्रशासनिक अधिकारियों का निवास स्थान कहा जा सकता है। बाद में ऐसे ही दुर्ग कालीबंगा तथा सुरखोंडा की खुदाई में प्रकाश में आए हैं। इससे इस धारणा की पुष्टि होती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक से अधिक प्रशासनिक केंद्र होते थे और संभवतः प्रत्येक क्षेत्र हेतु पृथक प्रशासनिक केंद्रों की व्यवस्था
थी। तो यह आपको इसकी खुदाई से इस बात का पता चलता है कि सिंधु वासियों पर एक शासन व्यवस्था शासन नहीं करती थी। हर क्षेत्र में, जैसे आज हमने अपने देश को कई राज्यों में बांट रखा है और हर राज्य के लिए हमने एक सरकार बना रखी है, उसी प्रकार से सिंधु वासियों में भी हर बड़े शहर में अपनी एक शासन व्यवस्था थी जो उन पर शासन करने का काम करती थी। मतलब संघात्मक ढांचा था, शासन का संघात्मक ढांचा था। सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं थी, सत्ता का बंटवारा हो रखा था, सत्ता बटी हुई थी और सत्ता बांट कर ही शासन चलाया जाता था। आगे सुनिए, अब आते हैं सिंधु घाटी के पतन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। सिंधु घाटी के पतन के कारणों को चल रहे हैं हम समझने और जानने की, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, कैसे बर्बाद हुई सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, पहला कारण जो सब विद्वानों को लगता है, ये अनुमानित कारण है, ये प्रमाणित कारण नहीं है, ये अनुमान है, लोगों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि हमें इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, जिस कारण से विद्वानों ने सिर्फ इसका अनुमान लगाया है कि ये कारण हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। ठीक है, तो सुनना कौन से कारण है वो। देखो, जल प्रवाह या बाढ़, जल प्रवाह या बाढ़ मतलब पानी हद से ज्यादा बढ़ गया और जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई। आप सब जानते हैं सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, तो पानी के कारण बर्बाद होना संभव माना जा सकता है कि हद से ज्यादा बाढ़ आ गई होगी, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी बर्बाद हो गई होगी। ये माना जा सकता है क्योंकि ये संभव होगा, ये संभव है, क्योंकि आज भी बाढ़ आती है और बड़े पैमाने पर लोगों का विनाश करके जाती है जब भी बाढ़ आती है, क्योंकि बाढ़ का कोई स्वरूप नहीं होता। जब बाढ़ आती है तो सारा का सारा कुछ बर्बाद करके ही जाती है। ये अनुमान है सिंधु घाटी सभ्यता के बर्बाद होने का पहला। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है भूमि की उर्वरकता में कमी। अब आप सब जानते हैं कि आप हद से ज्यादा किसी चीज का प्रयोग करेंगे, हद से ज्यादा किसी भी चीज को आप यूज करेंगे तो उसकी बर्बादी होना तय है। जैसे अब हम पृथ्वी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उस पर हर टाइम फसल ही लगा के रखेंगे तो उसकी उर्वरकता का नष्ट होना, उसकी फर्टिलिटी का नष्ट होना स्वाभाविक है। तो ये माना अनुमान लगाया गया कि हद से ज्यादा सिंधुवासी पृथ्वी पर मतलब अपने खेतों का हद से ज्यादा प्रयोग कर रहे थे, जिस कारण से इस समाज मतलब वहां की जमीन अनफर्टाइल हो गई। क्या हो गई? अउर्वरक हो गई, और जिस कारण से खेती का उत्पादन बंद हो गया, और उत्पादन बंद हो गया तो लोगों में भुखमरी फैल गई और भुखमरी के कारण लोग मर गए। ये भी अनुमान लगाया जाता है। या फिर लोग यहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, ये भी अनुमान लगाया जाता है सिंधु सभ्यता के समाप्त होने का। तीसरा अनुमान लगाया जाता है प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण। अब आपदाएं, भूकंप और भी बहुत सारी प्रकार की आपदाएं जिनके कारण अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता इन कारणों से भी समाप्त हो गई होगी। ये अनुमान है, पहले बोल दे रहा हूं, ये अनुमान है, ये कोई प्रमाणित कारण नहीं है। ये सारे अनुमान है लगाए गए हैं। ठीक है। विदेशियों तथा आर्यों के आक्रमण, और चौथा कारण ये माना जाता है कि विदेशियों के आक्रमण। सिंधुवासी बहुत ही प्रेमी स्वभाव के लोग थे, वो किसी भी प्रकार की लड़ाई वड़ाई में बिलीव नहीं रखते थे, तो बाहरियों का आक्रमण हुआ होगा और उन लोगों ने इनको बोटी बोटी करके काट दिया होगा, क्योंकि इनकी लड़ाई वाली प्रवृत्ति नहीं थी, जिस कारण से ये लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाए होंगे और इनको समाप्त कर दिया गया होगा। ये भी एक कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। और फिर इसके बाद अब आते हैं, समझते हैं
सिंधु सभ्यता के संस्थापक या निर्माता। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता की देन एवं महत्व। देखो सिंधु सभ्यता ने समाज को हर रूप में कुछ ना कुछ दिया है। उसने समाज को धार्मिक आधार पर दिया है, राजनीतिक आधार पर दिया है, सामाजिक आधार पर दिया है और आर्थिक आधार पर भी दिया है। उसकी देन है कि अगर आपको समाज को सस्टेन करना है तो आपको हर प्रकार से समाज को संतुलित करके चलना पड़ेगा। बिना संतुलन के आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप सच में समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समाज में एक संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। बिना सामाजिक संतुलन के आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बात आप समझिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें यही समझाया कि आपको अगर अपने समाज को आगे लेकर चलना है तो आपको एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली बनानी पड़ेगी। बिना एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, अगर आपको सच में समस्याओं से जूझते हुए अपने समाज को आगे ले चलना है तो आपको एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली, सुव्यवस्थित तंत्र का निर्माण करना ही पड़ेगा। बिना एक सुव्यवस्थित तंत्र के निर्माण किए बगैर आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज देखने को मिली है कि उन्होंने बार बार शहरों के बर्बाद हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने शहरों का उसी पद्धति, उसी प्रक्रिया से निर्माण किया है जिस प्रक्रिया से उन्होंने पहले निर्माण कर रखा था। तो ये बताता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में डिसिप्लिन का होना और अनुशासन का होना, एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उतने दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितना दिन आपको सस्टेन करना चाहिए। वो आपकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी और आप उतने दिन तक नहीं जा पाएंगे जितने दिन तक आप जा सकते थे। तो आज यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और आपके जो भी सुझाव और प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।